नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब तक के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। बात दिल्ली की हो या फिर लखनऊ की, पश्चिमी नेतृत्व को लेकर कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि पश्चिम की बेल्ट में किसान ही जीत और हार के बीच का फासला तय करते हैं। और किसान का सबसे बड़ा दल अगर अब तक कोई है तो वो राष्ट्रीय लोकदल था। दरअसल वक्त ने ऐसी करवट बदली कि रालोद को अपना वजूद बचाना भारी पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में अपना वजूद बचाने के लिए भी रालोद को जंग लड़नी पड़ रही है और यह जंग बिना गठबंधन की बैसाखी के लड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे अर्श से फर्श पर पहुंची रालोद और क्या वाकई रालोद के लिए गठबंधन संजीवनी का काम करेगा। देखिए इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश को, गठबंधन की उलझन। लोकसभा में खुद रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए और विधानसभा चुनाव में अपना वजूद बचाने के लिए भी रालोद को जंग लड़नी पड़ रही है। अब रालोद के लिए गठबंधन को जरूरी कहें या फिर इसे रालोद की मजबूरी कहें, आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश की तरक्की का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है। यही शब्द किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने कहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक किसान का भला नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री किसानों के हक में कई फैसले लिए और लोग उन्हें प्रधानमंत्री कम किसानों के मसीहा के नाम से ज्यादा पुकारने लगे। वक्त चला गया और चौधरी साहब की ये राजनीतिक विरासत छोटे चौधरी यानी चौधरी अजीत सिंह पर आ गई। चौधरी अजीत सिंह को दरकिनार करना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि छोटे चौधरी की किसानों के गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ थी और इसी पकड़ की बदौलत वो केंद्र में कृषि मंत्री, उड्डयन मंत्री जैसे अहम पदों पर रहे। लेकिन समय और सियासत के चक्रव्यूह में फंसे रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह को रालोद का वजूद बचाने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। सियासत में हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। एक दौर था कि छोटे चौधरी यानी अजीत सिंह जिधर भी चलते थे उधर खुद रास्ता बन जाता था, लेकिन अब छोटे चौधरी को आसान रास्ता बनाने के लिए खुद पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कुछ दिन बाद नामांकन भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन शायद ये पहला मौका है कि जब रालोद ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, क्योंकि अभी हवा रालोद के मुफीद नहीं बह रही है और ये हवा बिना गठबंधन के रालोद के पक्ष में चलती नजर भी नहीं आ रही है। गठबंधन की इस बैसाखी के सहारे ही रालोद की नैया पार लग सकती है। गठबंधन की बात बीजेपी और बीएसपी से भी हुई, लेकिन साइकिल पर आकर अटक गई। बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, इसलिए बसपा से तो रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लेकिन कांग्रेस, सपा और बीजेपी तीनों से ही गठबंधन के रास्ते तब तक खुले हैं जब तक ये अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर देते। जहां तक आप इशारा कर रहे हैं कि समाजवादी की अंदरूनी टूट, हम इस लड़ाई को इस दृष्टि से नहीं देखते कि इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है। और शुरुआत से चौधरी अजीत सिंह जी का जो बयान था, जो हमारी कोशिश थी, भले हम विपक्ष में रहें, हम नहीं चाहते कि परिवार में टूट हो। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनको से रुका नहीं जा रहा, इतने लालची हो गए कि पारिवारिक झगड़ों को भी जो है उकसा कर फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। हम उनमें से नहीं। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत हुआ करता था, लेकिन उसे उसके ही गढ़ यानी बागपत में कमजोर करने का खेल 2009 में खेल दिया गया था। अजीत सिंह ये लोकसभा चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन बसपा प्रत्याशी की हार में भी बागपत की 2 विधानसभा सीटों की जीत का गढ़ छिपा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा से चुनाव लड़े बाहुबली गुड्डू पंडित के भाई मुकेश पंडित तो चुनाव हार गए, लेकिन जब बागपत लोकसभा से नतीजे आए तो उन्होंने इलाके में बसपा को वोटों का ऐसा जीत का गणित समझा दिया था जो उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। जब विधानसभावार गिनती हुई तो बागपत में बसपा कई हजार वोटों से आगे थी और ऐसा ही कुछ बड़ौत विधानसभा सीट पर भी हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को जीत के आंकड़े में बदल दिया। बागपत से बसपा की हेमलता चौधरी ने बागपत विधानसभा सीट पर जीत का कीर्तिमान बनाने वाले और पूर्व मंत्री नायब कोकब हमीद को चुनाव हरा दिया। बड़ौत विधानसभा सीट पर भी बसपा के लोकेश दीक्षित चुनाव जीत गए और सिर्फ छपरौली विधानसभा सीट पर ही रालोद के बीरपाल राठी चुनाव जीत सके। लेकिन यहां भी जीत का अंतर घट चुका था। रालोद के गढ़ यानी बागपत में 3 सीटों में से 2 पर बसपा का हाथी नल को उखाड़ता हुआ आगे बढ़ गया
और इस चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका सीधा असर राष्ट्रीय लोकदल पर पड़ने वाला था। जोड़तोड़ की राजनीति में माहिर चौधरी अजीत सिंह भी इस बात से अनजान थे। मुजफ्फरनगर से एक ऐसी हवा चली जिसने राष्ट्रीय लोकदल में पतझड़ ला दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है। मुजफ्फरनगर ने हर बार एकता की मिसाल पेश की है, लेकिन शायद अचानक से मुजफ्फरनगर की खुशियों को किसी की नजर लग गई और यहाँ हुए दंगों ने लोगों के दिलों में नजदीकियों को दूरियों में बदल दिया। इस मुजफ्फरनगर दंगे का अगर सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ा तो वह राष्ट्रीय लोकदल थी। लोकसभा चुनाव में रालोद का सूपड़ा साफ हो गया और खुद राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह के हाथों चुनाव हार गए। लोकदल ने किसानों की आवाज को समय समय पर उठाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये आवाज बुलंद आवाज न बन सकी। बकाये का भुगतान न होने से किसानों का मुंह कड़वा होता चला गया और सियासत मीठी होती चली गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई चीनी मिलें ऐसी हैं कि जिन पर आज भी किसानों का करोड़ों बकाया है। कभी रालोद ने आंदोलन किया तो कभी भाकियों ने भी किसानों की आवाज उठाई, लेकिन किसानों के पूरे बकाया का भुगतान कोई न कर पाया। बागपत में मलकपुर चीनी मिल पर भी किसानों का करोड़ों बकाया है, लेकिन बागपत में छोटे चौधरी यानी चौधरी अजीत सिंह का किला ढहने का असर यह हुआ कि मलकपुर चीनी मिल पर वो दबाव ही नहीं बन पाया जिससे बकाया भुगतान हो सके। जो सरकार आती है वो वादे करती है झूठे, कर्जा माफ करेंगे, ये करेंगे, वे करेंगे। मजदूर इतने परेशान, किसान परेशान, सब परेशान है। पैसा मिल नहीं रहा, भूखे मर रहे, लड़कियों की शादी नहीं हो रही। कर्जा ले, जो पिछला कर्जा था वो पेमेंट नहीं हो रहा, वो कर्जा दुगना होगा। मामला ये है ना तो पेमेंट सही हो रहा, किसान भी बेकार और मजदूरी बेकार। ना बच्चों की पढ़ाई में, शादीशुदा बच्चे हैं, ना उनकी पढ़ाई का, ना लिखाई का, ना शादी हो रही, बहुत तंग है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राष्ट्रीय लोकदल को यह समझ आ गया था कि अब राह आसान नहीं है और इस मुश्किल राह को आसान बनाने के लिए गठबंधन ही सहारा है। और तभी से राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए साथी की तलाश में जुट गई। एक दौर था कि जब मुस्लिम, जाट, गुर्जर और राजपूत राष्ट्रीय लोकदल का साथ देते थे। यही मजबूत गठजोड़ था जिसके सहारे यूपी ही नहीं दिल्ली की सियासत में भी चौधरी अजीत सिंह का दबदबा कायम रहता था। लेकिन ये मजगर बिखर गया। रही सही कसर मुजफ्फरनगर दंगों ने पूरी कर दी और यहां से जाट और मुस्लिमों की राह अलग अलग हो गई। अब रालोद के पास विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना इसलिए भी जरूरी है ताकि अपनी खोई जमीन को फिर से हासिल किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले बात बीजेपी से चली। बीजेपी का एक धड़ा चौधरी अजीत सिंह को बीजेपी में शामिल करने के पक्ष में नहीं था, जबकि एक धड़ा बीजेपी में शामिल करने के लिए राजी तो था, लेकिन विलय के साथ इसके लिए छोटे चौधरी राजी नहीं हुए और कई दौर की बातचीत चलने के बाद भी बीजेपी से बात न बन सकी और सारी वार्ता बेनतीजा रही। यानी गठबंधन का पहला और मजबूत प्रयास विफल हो गया। भाजपा पर दबाव बनाने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को फिर से खड़ा करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों को एक मंच पर लाकर छोटे चौधरी ने एक दाव चला। बागपत में उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटाकर और एक मंच पर कई दिग्गजों को लाकर अजीत सिंह ने एक तीर से कई निशाने लगाए। चौधरी अजीत सिंह राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उनका ये गणित गड़बड़ा गया। बागपत में किसान मजदूर स्वाभिमान रैली की गई। यहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू नेता केसी त्यागी, शरद यादव सहित कई दिग्गज नेता पहुंचे और रालोद के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। चौधरी साहब के अनुयायियों को एक मंच पर आने की नसीहत दी और कई छोटे दलों को भी जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन गठबंधन पर बात न बन सकी और सपा से गठबंधन का सपना पूरा होते होते अधूरा रह गया। यहां से रालोद ऐसे दो राहे पर खड़ी हो गई कि यहां से पीछे हटने पर नुकसान के सिवाय कुछ नहीं था। बताया जा रहा है कि इसके बाद बसपा से गठबंधन पर फिर से नए रास्ते तलाशे गए, लेकिन बात न बनी। लेकिन इस जनसभा में जिस तरीके से दिग्गज रालोद के जयंत चौधरी के पक्ष में दिखे, उससे एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आई थी, लेकिन वो अब तक परवान नहीं चढ़ सकी। चुनाव वो बहुत निकट है, लेकिन यूपी के बारे में जो बाहर खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से तो ये जो आज का ये आयोजन हम देख रहे हैं, उसे कोई मेल ही नहीं खा रहा।
लोग मान करके चल रहे हैं या तो बसपा है या सपा है या भाजपा, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ का माहौल कुछ और है। यहाँ तो न भाजपा है, न सपा है, न बसपा है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ जयंत जी का ही मूड वाला है। और इस अवसर पर रालोद का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इस गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल को कितना फायदा होगा ये भी सोचना होगा। गठबंधन पहले भी हुआ है, लेकिन हैंडपंप से कमल को पानी देने का सबसे ज्यादा फायदा राष्ट्रीय लोकदल को हुआ। रालोद ने गठबंधन के सहारे कई बार अपनी नैया पार लगाई। सपा, कांग्रेस और रालोद का अगर गठबंधन हुआ तो इसका सीधा असर वेस्ट यूपी के 6 मंडलों मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ की कुल 145 विधानसभा सीटों पर सीधा पड़ेगा। 11 फरवरी को पहले चरण का जो चुनाव होना है उसमें 15 जिलों की 73 में से 51 सीटों पर जाट मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इसे जाट बेल्ट के तौर पर देखा जाता है। लेकिन रालोद ने जिस बार बीजेपी से गठबंधन किया था उसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। 2002 में बीजेपी रालोद ने गठबंधन किया था। गठबंधन में बीजेपी ने 14 सीटें जीती थी। 2007 में राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ी। रालोद ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की। 2 सीटें रालोद की घट गईं। 2012 में कांग्रेस रालोद गठबंधन में रालोद को 47 सीटें मिली। रालोद ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद 3 सीटें और घट गईं। 2012 में रालोद को अपने गढ़ बागपत में 1 सीट मिली, मथुरा में 3 और अलीगढ़ में 3 सीटें मिली। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिले में 1-1 सीट मिली। यानी 3 विधानसभा चुनाव में गठबंधन और बिना गठबंधन के आंकड़ों पर नजर डालें तो रालोद को सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी के साथ गठबंधन के दौरान हुआ था। गठबंधन होने के बाद भी राष्ट्रीय लोकदल को एक मुश्किल के दौर से गुजरना पड़ सकता है और ये दौर होगा टिकट बंटवारे को लेकर। कई पुराने दावेदार भी हैं और कई दूसरे दलों से भी आए हैं। ऐसे में पुराने बनाम नए आमने सामने हो सकते हैं। आप देख रहे हैं